India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और तमाम निचली अदालत में सुने गए केसों पर अपडेट देंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को डिजिटल अरेस्ट घोटाले के मामले की जांच करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्यों से सीबीआई जांच के लिए सहमति देने को कहा है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने डिजिटल अरेस्ट घोटाले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए यह आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह घोटाला देश की शीर्ष जांच एजेंसी के तत्काल ध्यान देने की मांग करता है। कोर्ट ने सीबीआई को पहले डिजिटल अरेस्ट घोटाले के मामले की जांच करने का निर्देश दिया, जबकि अन्य साइबर अपराधों की जांच बाद में की जा सकती है। कोर्ट ने सीबीआई को बैंक अधिकारियों की भूमिका की जांच करने की भी अनुमति दी। कोर्ट ने आरबीआई से भी धोखाधड़ी वाले खातों की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले एआई और मशीन लर्निंग टूल्स के बारे में जानकारी मांगी है। कोर्ट ने आईटी सेवा प्रदाताओं को जांचकर्ताओं के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया है। एजेंसी को मजबूत करने के लिए बेंच ने सीबीआई को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत बैंकरों की भूमिका की जांच करने की पूरी स्वतंत्रता दे दी है, जहां डिजिटल अरेस्ट घोटाले के उद्देश्य से बैंक खाते खोले जाते हैं। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक को भी पार्टी बनाया गया है और धोखाधड़ी वाले खातों की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले एआई और मशीन लर्निंग टूल्स के बारे में समझाने के लिए इसकी सहायता मांगी गई है। कोर्ट ने आगे सूचना प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं को जांचकर्ताओं के साथ पूरी तरह से सहयोग करने और आवश्यकता होने पर सामग्री डेटा प्रदान करने का निर्देश दिया। पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड और हरियाणा सहित राज्यों को सीबीआई द्वारा पैन इंडिया जांच के लिए अपनी सहमति देने का निर्देश दिया गया। एक ही नाम पर कई सिम कार्ड जारी करने को लेकर चिंता जताते हुए बेंच ने टेलीकॉम नेटवर्क में दुरुपयोग को रोकने के लिए एक मॉडल प्रोटोकॉल रिकॉर्ड पर रखने का आदेश दिया। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से क्षेत्रीय साइबर अपराध इकाइयों को कुशलतापूर्वक कार्य करने और अदालत को किसी भी बाधा की रिपोर्ट करने के लिए सुनिश्चित करने को कहा गया। बेंच ने हस्तक्षेप करने वालों और अदालत द्वारा नियुक्त एमिकस की सहायता करने वाले व्यक्तियों को ईमेल के माध्यम से सीधे एमिकस के साथ सामग्री साझा करने की भी अनुमति दी है। राज्यों को सीबीआई जांच के लिए सहमति देने का निर्देश देते हुए कोर्ट ने कहा कि वह डिजिटल अरेस्ट घोटाले के अलावा अन्य साइबर अपराधों पर बाद में विचार करेगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्षेत्रीय साइबर अपराध इकाइयां कुशलता से काम करें और किसी भी बाधा की सूचना अदालत को दें। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए पराली जलाने को इसका एकमात्र कारण मानने पर संदेह जताया। कोर्ट ने कहा कि कोविड के दौरान भी पराली जलाई गई थी, लेकिन तब आसमान साफ था और तारे दिखाई दे रहे थे। आखिर ऐसा क्यों? कोर्ट ने इस मामले में अन्य प्रदूषणकारी कारकों पर नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों की रिपोर्ट मांगी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने कहा कि यह आसान है कि हम किसानों को दोष दें, लेकिन वे खुद को बचाने के लिए कोर्ट में नहीं आ सकते। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में नियमित रूप से सुनवाई करेगी और प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों की निगरानी करेगी। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को बताया कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक्शन प्लान तैयार किया है।
इसमें पराली जलाने, वाहनों के प्रदूषण, निर्माण कार्य से निकलने वाली धूल और बायोमास जलाने को प्रदूषण के प्रमुख कारणों के रूप में बताया गया है। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में दीर्घकालिक और अल्पकालिक योजनाओं पर विचार करेगी और आगे देखेगी कि इन योजनाओं को कैसे लागू किया जा रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी शहर का विकास इस तरह की आबादी और वाहनों की संख्या को ध्यान में रखकर नहीं किया गया था। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को वायु गुणवत्ता सूचकांक को मापने वाले उपकरणों की प्रकृति और दक्षता का विवरण देने वाले हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा से भी पराली जलाने को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी पक्षों से प्रदूषण नियंत्रण के लिए सुझाव देने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में जादुई छड़ी नहीं चला सकती, लेकिन वह विशेषज्ञों की सलाह पर उचित समाधान खोजने की कोशिश करेगी। सीजीआई ने कहा, हम हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। कोर्ट सभी स्टेक होल्डर्स को बैठकर सोचने समझने के लिए एक प्लेटफॉर्म जरूर दे सकते हैं। सीजीआई ने CAQM से कहा कि वो एक हफ्ते के अंदर पराली जलाने के अलावा दूसरे कारणों को रोकने के लिए उठाए गए असरदार उपायों पर एक रिपोर्ट जमा करें। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट 10 दिसंबर को अगली सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि वक्फ ट्रिब्यूनल को उचित मामलों में समय बढ़ाने का अधिकार है और आवेदक व्यक्तिगत रूप से ट्रिब्यूनल के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसी की खंडपीठ ने सभी अर्जियों का निस्तारण करते हुए आवेदकों को तय समय सीमा समाप्त होने से पहले संबंधित ट्रिब्यूनल से संपर्क करने की स्वतंत्रता प्रदान की। सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दलील दी कि संशोधित कानून 8 अप्रैल से लागू हुआ, लेकिन डिजिटल पोर्टल 6 जून को शुरू हुआ और नियम 3 जुलाई को बनाए गए। उन्होंने कहा कि 6 महीने की अवधि बेहद कम है, क्योंकि कई पुराने वक्फों से जुड़े आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने भी पोर्टल में तकनीकी खामियों का हवाला देते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अतिरिक्त समय चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को अवगत कराया कि कानून की धारा 3B के प्रावधान में स्पष्ट है कि वक्फ ट्रिब्यूनल उचित मामलों में रजिस्ट्रेशन के लिए समय सीमा बढ़ा सकता है। कपिल सिब्बल ने इस पर कहा कि इसका अर्थ ये हुआ कि लाखों मुतवल्लियों को अलग अलग ट्रिब्यूनल में अर्जियां देनी पड़ेगी। खंडपीठ ने इस जवाब में कहा कि ऐसे मामलों में यही विधिक उपाय उपलब्ध है। जस्टिस दत्ता ने यह भी कहा कि यदि पोर्टल के संचालन में खामियां हैं तो इसका ठोस आधार प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि बड़ी संख्या में वक्फ पहले ही रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। सभी दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा बढ़ाने का निर्देश देने से इनकार किया। खंडपीठ ने कहा कि धारा 3B के अंतर्गत ट्रिब्यूनल के पास समय बढ़ाने का अधिकार है, इसलिए आवेदक निर्धारित अवधि समाप्त होने से पहले ट्रिब्यूनल का रुख कर सकते हैं। यह मामला वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 से जुड़ा है, जिसके तहत सभी वक्फ संपत्तियों का अनिवार्य डिजिटल रजिस्ट्रेशन सरकार के पोर्टल पर किया जाना है। इस कानून के तहत कई पक्षों ने समय सीमा बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। गौरतलब है कि पिछले अंतरिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई थी, लेकिन रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाने वाली व्यवस्था पर रोक लगाने से इनकार किया था। कानून के अनुसार 8 अप्रैल से 6 महीने के भीतर सभी वक्फ संपत्तियों का विवरण अपलोड करना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन या NCTE से पूछा कि स्पेशल एजुकेटर्स के तौर पर अपॉइंटमेंट चाहने वाले कैंडिडेट्स के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या टेट पास करना जरूरी क्वालिफिकेशन है या नहीं। इस पर मौजूदा कानूनी स्थिति को क्लियर किया जाए। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसी की बेंच ने रजनीश कुमार पांडे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया से
जुड़ी कई पिटीशन पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट राणा मुखर्जी ने कोर्ट का ध्यान रजनीश कुमार पांडे मामले में 2021 के फैसले की ओर दिलाया, जिससे उन्होंने कहा कि प्री स्कूल से क्लास 5 तक के एजुकेटर्स के लिए टेट को मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन माना गया। बेंच ने कहा कि यह उसकी मौजूदा सोच के उलट है कि एक कोऑर्डिनेट बेंच के 7 मार्च 2025 के ऑर्डर के मुताबिक स्पेशल एजुकेटर्स के पास रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया या आरसीआई क्वालिफिकेशन होना जरूरी था। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसी की बेंच ने कहा कि कई राज्यों ने स्पेशल एजुकेटर्स के लिए रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया यह मानकर आगे बढ़ाई कि आरसीआई ही एकमात्र जरूरी क्वालिफिकेशन है, लेकिन उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में टेट को जरूरी क्राइटेरिया के तौर पर नहीं बताया। इस मामले को सुलझाने के लिए बेंच ने निर्देश दिया कि एनसीटीई को रिस्पोंडेंट बनाया जाए और 2 दिसंबर 2025 को रिटर्न करने लायक नोटिस जारी किया जाए। एमिकस क्यूरी को उन सभी राज्य नोटिफिकेशन को इकट्ठा करने के लिए सभी कहा गया जिसमें टेट बताए बिना सिलेक्शन प्रोसेस शुरू किया गया। एक जरूरी अंतरिम निर्देश में कोर्ट ने साफ कर दिया कि किसी भी कैंडिडेट को स्पेशल एजुकेटर के तौर पर तब तक अपॉइंट नहीं किया जाएगा जब तक उसके पास टेट क्वालिफिकेशन ना हो, खासकर उन मामलों में जहां रिक्रूटमेंट प्रोसेस लगभग पूरा होने वाला हो। आगे कहा गया, अगर कोई सिलेक्शन प्रोसेस पूरा होने वाला है तो हम यह साफ कर देते हैं कि किसी भी कैंडिडेट को तब तक अपॉइंट नहीं किया जाएगा जब तक उसके पास टेट क्वालिफिकेशन ना हो। बेंच ने यह भी शिकायत नोट की कि दिल्ली सरकार ने जुलाई 2022 और जुलाई 2023 में जारी एडवर्टाइजमेंट के लिए मेरिट लिस्ट पब्लिश नहीं की। मामले की दोबारा सुनवाई 2 दिसंबर 2025 को होगी, जब कोर्ट पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से जुड़े मामलों पर भी सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट 4 दिसंबर को तमिलनागा वेत्री कजगम टीवीके की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें तमिलनाडु में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या एसआईआर को चुनौती दी गई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान टीवीके पार्टी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन ने स्कूल टीचरों पर पड़ने वाले मेंटल हेल्थ के असर पर जोर दिया, जिन्हें कथित तौर पर बूथ लेवल ऑफिसर या बीएलओस के तौर पर टारगेट पूरा करने के लिए मजबूर किया जाता है। उन्होंने बताया, क्योंकि आंगनवाड़ी वर्कर और टीचर जिन्हें बीएलओसओ के तौर पर भर्ती कराया जाता है, उन पर कुछ टारगेट पूरे करने का बहुत प्रेशर होता है। अगर वे टारगेट पूरा नहीं करते हैं तो उन्हें नोटिस मिलते हैं जिनमें लिखा होता है कि आरपी एक्ट की धारा 32 लागू होगा, जिसका मतलब है कि 3 महीने की जेल, उनकी नौकरी चली जाती है, वे जेल जाते हैं वगैरह। खासतौर पर आरपी एक्ट की धारा 32 इलेक्टोरल रोल तैयार करने के संबंध में ऑफिशियल ड्यूटी के उल्लंघन से संबंधित है। शंकर नारायण ने आगे कहा कि एसआईआर के काम से बने प्रेशर के कारण देश भर में 21 बीएलओ ने सुसाइड की खबरें आई हैं। उन्होंने बेंच को यह भी बताया कि एसआईआर के लिए एन्यूमरेशनल फॉर्म भरने की तारीख 11 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। बेंच ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई 4 दिसंबर को करेगी। पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से हलफनामा दाखिल कर दिया। चुनाव आयोग ने वोट डिलीशन के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बड़े पैमाने पर वोटर डिलीशन के दावों को बेहद बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए हैं। ईसीआई का कहना है कि इनका इस्तेमाल निहित राजनीतिक हितों के लिए किया जा रहा है। ईसीआई ने कहा कि एसआईआर पूरी तरह संवैधानिक, नियमित और दशकों से चली आ रही प्रक्रिया का हिस्सा है। उसका 24 जून और 27 अक्टूबर के आदेश वैध हैं और सही मतदाता सूची तैयार करना संवैधानिक दायित्व है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने टीएन सेशन केस में भी मान्यता दी। ईसीआई ने कहा, संविधान के अनुच्छेद 324
और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धाराएं 15, 21 और 23 आयोग को विशेष पुनरीक्षण का अधिकार देती है। ईसीआई का दावा है कि 99.77% मौजूदा मतदाताओं को प्री फील्ड एन्यूमरेशन फॉर्म दिए जा चुके हैं। 70.14% भरे हुए फॉर्म भरकर वापस आ चुके हैं। ईसीआई ने अपने हलफनामे में बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म देते हैं और इकट्ठा करते हैं। साथ ही अगर किसी का घर बंद मिले तो वहां पर 3 बार नोटिस छोड़ना अनिवार्य है। इसके अलावा वृद्ध, दिव्यांग और संवेदनशील समूह के मतदाताओं को परेशानी ना हो, इसके लिए भी विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के लिए डिलिमिटेशन प्रोसेस की वैध को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा कि इससे राज्य में चुनाव में और रुकावट नहीं आनी चाहिए, जो 2022 से रुकी हुई है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉर्ज माल्या बागची की बेंच ने निखिल के कोलेकर की याचिका खारिज की, जिन्होंने फाइनल डिलिमिटेशन प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए राज्य चुनाव आयोग द्वारा डिविजनल कमिश्नरों को अधिकार सौंपने की चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट सुधांशु चौधरी ने तर्क दिया कि निर्वाचन क्षेत्रों के बंटवारे को मंजूरी देने का अधिकार विशेष रूप से राज्य चुनाव आयोग के पास है और सरकारी अधिकारों को ऐसा अधिकार देना आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी से भागने जैसा है। हालांकि बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार किया, जिसने याचिकाकर्ता की चुनौती पर विचार करने से मना किया था। हालांकि बेंच ने कानून के सवाल को खुला छोड़ दिया। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, हम ऐसी कोई भी याचिका स्वीकार नहीं करेंगे जिससे देरी हो या चुनाव में देरी करने की एक चाल लगती है। चुनाव कराने में अब और कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। हाईकोर्ट ने 30 सितंबर को दिए अपने फैसले में कहा था कि उसे डिलिमिटेशन संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों का इतना घोर उल्लंघन नहीं लगा कि आर्टिकल 226 के तहत इसमें दखल देने की जरूरत पड़े। हाईकोर्ट ने दखल देने से मना करने के लिए संविधान के आर्टिकल 2430 और 243 ZG के तहत रोकथाम ही साथ सुप्रीम कोर्ट के 31 जनवरी तक चुनाव कराने के आदेश का भी हवाला दिया। मई 2025 में कोर्ट ने बंथिया कमीशन की रिपोर्ट से पहले कानून के अनुसार ओबीसी आरक्षण देते हुए 4 महीने के भीतर लोकल बॉडी चुनाव कराने का निर्देश दिया था। पिछले हफ्ते कोर्ट ने एसईसी से 50% से ज्यादा आरक्षण के बिना लोकल बॉडी के लंबित चुनाव को नोटिफाई करने के लिए कहा था। अनिल अंबानी ने एसबीआई के धोखाधड़ी के टैग को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंबानी की याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने आरसीओएम के प्रमोटर और व्यक्ति के रूप में एसबीआई के धोखाधड़ी वर्गीकरण के खिलाफ चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अनिल अंबानी को बतौर प्रमोटर और आरसीओएम के कंट्रोल में व्यक्ति के रूप में एसबीआई के धोखाधड़ी वर्गीकरण के परिणामों का सामना करना होगा। एसबीआई ने ऑरकॉम और उसके प्रमोटर के लोन अकाउंट को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया था, जिसमें फंड डाइवर्जन, कन्वेंटेंट्स का उल्लंघन और संबंधित पक्ष लेन देन का हवाला दिया गया था। अंबानी ने तर्क दिया था कि उन्हें पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया और उन्हें चुनिंदा रूप से निशाना बनाया गया। हालांकि कोर्ट ने पाया कि एसबीआई ने आरबीआई के निर्देशों का पालन किया था। अब अंबानी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है, जिस पर जल्द ही सुनवाई होने की संभावना है। फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.